हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो चलिए अपन क्या कर रहे हैं, कक्षा 12वीं का एक और आईएमपी टॉपिक देखते हैं, डीडीटी। ठीक है, एक परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत आईएमपी है बच्चों। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसका क्या करते हैं, पहले नंबर में इसकी खोज देख लेते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आता है कि इसकी खोज करने की, साथ ही साथ बच्चों इसकी संरचना भी अपन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर संरचना के आधार पर इसका नाम भी देख लेंगे अपन। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है इसके नाम। ठीक है, 1 नंबर के जो क्वेश्चन रहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, उसमें आता है कि इसका सामान्य नाम या आईयूपीएसी नाम। ठीक है, 4 ऑब्जेक्टिव में से आपको ढूंढ के बताना पड़ता है, तो ये भी अच्छे से देखना है अपने को। ठीक है, फिर यदि आप 12th बोर्ड मतलब थ्योरी का पेपर दे रहे हो, आपको लिखना है, तो बनाने की विधि भी बहुत आईएमपी है, पूछी जाती है। और फिर डीडीटी के बारे में कुछ आईएमपी पॉइंट भी अपन देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं खोज से। अब देखो बच्चों, अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो डीडीटी है, डीडीटी की खोज किसने की है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, जो डीडीटी है, डीडीटी को सर्वप्रथम क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, आर्थर जीलर। ठीक है, ने सन कितने 1874 में बनाया था। ठीक है, इन्होंने इनको सबसे पहले बनाया था डीडीटी को, आर्थर जीलर ने, ये नाम याद रखना। लेकिन दूसरे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है पाल मिलर। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है, पाल मिलर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, सन 1939 में क्या किए, इसके कीटनाशी गुणों को बताया। ठीक है, खोज तो आर्थर जीलर ने कर ली, ठीक है, लेकिन ये बता नहीं पाए थे। ठीक है, तो इसके जो कीटनाशी गुण की ये किस काम में आएगा उसको बताया था किसने, पॉल मिलर ने। ठीक है, और इस काम के लिए उनको क्या है, पॉल मिलर को 1948 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ठीक है, मेडिसिन एवं चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज़ है, ठीक है, नोबेल पुरस्कार, वो इनको दिया गया था। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसकी संरचना देख लेते हैं। ठीक है, संरचना से ही अपन इसके नाम देख लेंगे, नाम दोनों देख लेंगे बच्चों, सामान्य नाम भी देख लेंगे और आईयूपीएसी जो नाम है, आईयूपीएसी नाम, वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत आईएमपी है। देखो बच्चों, इसकी संरचना देख लेते हैं। संरचना से ही अपन क्या है, नाम की शुरुआत भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये पहला कार्बन कहलाता है, ये दूसरा कार्बन कहलाता है। ठीक है, आईयूपीएसी नाम के हिसाब से भी और सामान्य नाम के हिसाब से भी अपन पढ़ेंगे। तो पहले नंबर के कार्बन से आप देखो यहाँ पे क्या जोड़े हैं, 3 क्या जोड़े हैं, क्लोरीन समूह जोड़े हैं, क्लोरीन परमाणु जोड़े हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर का जो कार्बन है उससे जुड़े हैं बच्चों 1 समूह और 2 समूह, इनको दोनों को बोलते हैं पैरा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये तो बेंजीन समूह आपको दिखते ही होंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन में क्या जोड़े हैं बच्चों, क्लोरीन जोड़े हैं, तो पैरा क्लोरोबेंजीन दूसरे नंबर के कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं कि ये वाली जो पोजीशन रहती है बच्चों, ये आर्थो पोजीशन रहती है, ये वाली मेटा पोजीशन, और ये वाली रहती है पैरा पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे तो पैरा पोजीशन में क्या जोड़ा है, क्लोरीन जुड़े हैं। ठीक है, तो ये हो गई, तो पैरा क्लोरोबेंजीन जुड़े हैं। अब चलो इनके नाम देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसके सामान्य नाम। तो बच्चों, इसका सबसे पहले अपन देखते हैं सामान्य नाम। सामान्य नाम में ये देखो 2 कार्बन की श्रृंखला है, इसको बोलते हैं एथेन। ठीक है, एथेन से जोड़े हैं 3 क्लोरीन और बाकी ये समूह जोड़े हैं, तो क्या हो गया, डाई क्लोरो, ये 2 क्लोरीन जोड़े हैं, एक ये और एक ये, डाई क्लोरो डाईफेनिल। ठीक है, इतने समूह को बोलते बच्चों फेनिल। ठीक है, तो डाई क्लोरो डाईफेनिल भी जुड़ा और फिर ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, ये 3 क्लोरीन जोड़े हैं तो इसको बोल दिया अपन ने ट्राई क्लोरो, और ये क्या है, 2 कार्बन को एथेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एथेन। अब इसके आईयूपीएसी नाम देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों इनका क्या, आईयूपीएसी नाम। तो ये आईयूपीएसी नाम है इसका। देखो आईयूपीएसी नाम के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे क्या है, ये पहला कार्बन मैंने बताया था, ये दूसरा कार्बन है। ठीक है, तो दूसरे कार्बन पे सबसे पहले क्या क्या जोड़े हैं, ठीक है, पैरा क्लोरोफेनिल, ये क्या है, पैरा क्लोरोफेनिल है, ये भी पैरा क्लोरोफेनिल है। ठीक है, और कितने बार जोड़े हैं, 2 बार, तो हम इसको एक कोष्टक के अंदर लिख देंगे पैरा क्लोरोफेनिल, और कितने बार जोड़े हैं, 2 बार, तो डाई लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिए 2,2 डाई पैरा क्लोरोफेनिल, क्योंकि ठीक है दूसरे नंबर के कार्बन में 2 बार जोड़े हैं। ठीक है, और फिर पहले नंबर के कार्बन में क्या जोड़ा है, पहला 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 और ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, पहले नंबर में क्लोरीन जोड़ा है, क्लोरीन और क्लोरीन, इसलिए क्या है, ट्राई क्लोरो एथेन, ये इसका नाम है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से फिर से देख लो, 2,2 डाई, ठीक है, पैरा क्लोरोफेनिल और 1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, इसको बच्चों याद ही कर लेना है, एग्जाम में बहुत बार आया है ये नाम। ठीक है, इसका एक और आईयूपीएसी नाम है, आपको वो भी याद रखना है। देखो बच्चों, एक और आईयूपीएसी नाम है, आपको याद रख लेना है। देखो
ये वाले जो IUPAC नाम पढ़े उसके जैसे ही ये है, सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे सिर्फ BIS लिखा होगा, इसमें अंतर होगा। ठीक है, तो क्या है IUPAC के नियम के आधार पर क्या होता है, जब दो समूह, जैसे यहाँ पे ये वाला समूह, ठीक है, ये 2 बार जुड़ा है तो अपन इसको यहाँ पे BIS लिख सकते हैं डाई की जगह। ठीक है, या 3 बार जोड़ा है तो उसको लिख सकते हैं ट्रेस। ठीक है, जब IUPAC आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अपन यहाँ डाई की जगह क्या लिख सकते हैं, सीधा BIS भी लिख सकते हैं। बाकी कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, पैराक्लोरोफेनिल 111 ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, जो कि तो है। तो ये नाम बच्चों ये वाला आपको पूरा याद ही कर लेना है। अच्छा बच्चों, इन सब के साथ एक चीज़ और याद रख लेना यहाँ पे कि जो DDT है, DDT का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी यही है। ठीक है, डी का मतलब होता है डाईक्लोरो। ठीक है, ठीक है, डी का मतलब यहाँ पे डाईक्लोरो। अगला डी का मतलब होता है डाईफेनिल। ठीक है, और टी का मतलब होता है ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों प्रिपरेशन मेथड और बनाने की विधि। ठीक है, तो बनाने की विधि में आपको बहुत आसान है। यहाँ पे क्या करेंगे, अपन क्लोरल लेते हैं। ठीक है, क्लोरल का ले लेते हैं बच्चों अपन 1 मोल। ठीक है, और इसकी रिएक्शन बच्चों अपन कर देते हैं। ठीक है, क्या जोड़ा था वहाँ पे, याद करो, वहाँ पे जोड़ा था क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन कितने बार जोड़े थे, 2 बार, तो 2 मोल। ठीक है, यदि इनकी आपस में रिएक्शन हो जाए, ठीक है, कंसनट्रेट या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे बन जाता है बच्चों DDT। ठीक है, देखो बच्चों बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है, DDT का संश्लेषण कर रहे हैं। 1 मोल ले रहे हैं अपन क्लोरल। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने लिख लिए बच्चों क्या, 1 मोल क्लोरल। ठीक है, ये क्लोरल है जिसमें क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंद और 3 क्लोरीन साथ में जुड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं। और अपन यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 2 मोल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अपन ने ये 2 मोल ले लिए, 1 मोल ये और दूसरा मोल ये। ठीक है, तो 2 मोल अपन ने क्या ले लिया यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इनकी रिएक्शन कर रहे हैं अपन किसकी उपस्थिति में, कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं सांद्र। ठीक है, H2SO4। ठीक है, जब अपन यहाँ पे संग्रहण करेंगे तो संग्रहण के दौरान क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ का 1 ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन मिलके एक H2O बना लेंगे। ठीक है, जल का एक अणु बना लेंगे। ठीक है, ये जल का अणु बन गया और ये संग्रहण के दौरान बाहर हो जाएगा बन के। ठीक है, और जैसे ये निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाला और ये आपस में क्या करेंगे, इस कार्बन से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे कार्बन के बीच में और यहाँ पे इस कार्बन के बीच में बंध बन जाएगा। तो वही यहाँ पे बना हुआ है, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा ये बन गया, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, DDT। ठीक है, मैंने DDT का फुल फॉर्म भी बता दिया, डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। ठीक, अब बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से अपन क्या करते हैं, बहुत ही कुछ IMP पॉइंट देख लेते हैं जो एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसके कुछ भौतिक गुण देख लेते हैं बच्चों। क्या कर लेते हैं यहाँ पे भौतिक गुण देख लेते हैं कि DDT होता क्या है। मान लो आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया कि बताओ ये विलयन होता है, चूर्ण होता है कि सॉल्यूशन होता है, आप क्या बताओगे। तो देखो यहाँ पे, तो बच्चों ये क्या होता है, इसके भौतिक गुण में ये क्या होता है, एक श्वेत कलर का चूर्ण होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या गलनांक जिसको बोलते हैं अपन, 383 केल्विन होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेना कि ये IMP है, ये जल में क्या होता है, अविलय होता है। ठीक है, घुलता नहीं है जल में, लेकिन अनेक जो कार्बनिक विलय हैं, विलायक हैं, ठीक है, या पेट्रोलियम है, उसमें ये विलय हो जाता है। कौन, DDT। ठीक है, ये है। करते हैं बच्चों इसके कुछ अपन उपयोग देख लेते हैं कि DDT का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, ये एक IMP पॉइंट है। तो देखो सबसे पहले इसका उपयोग क्या होता है, एक तो ये प्रबल कीटनाशी है। ठीक है, अर्थात कीट पतंगों को मारने के लिए यूज़ होता है। देखो कौन कौन से कीट हैं अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे मक्खी है, मच्छर है, जूम है, खटमल है आदि को नष्ट करने में DDT का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, DDT के चूर्ण का, ठीक है, चूर्ण के रूप में होता है ये। इसके उपयोग में बच्चों आप एक पॉइंट और लिख सकते हो कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था या वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था के दौरान क्या करे थे अपन ने, इसका उपयोग कहाँ किए थे बच्चों, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया फैल गया था और एक टाइफस नाम की बीमारी फैल गई थी, टाइफस। ठीक है, उनके रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मच्छर मतलब जो मलेरिया फैलाने वाले मच्छर थे, ठीक है, या फिर इसकी जो मक्खी थी टाइफस फैलाने वाली, उनके रोकथाम के लिए वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान ये DDT का छिड़काव बहुत
तेज़ी से किया गया, बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ था इसका वहाँ पे, है ना। फिर कुछ पर्यावरणीय प्रभाव देख लेते हैं, ये सबसे आईएमपी पॉइंट है ना बच्चों। तो पर्यावरणीय प्रभाव में क्या होता है कि डीडीटी क्या होता है, एक तो जैव इसका अपघटन नहीं होता, अर्थात मान लो डीडीटी का आपने छिड़काव किए तो इस सालों तक ज्यों की त्यों, ठीक है, वातावरण में या पर्यावरण मतलब जो पर्यावरण है उसमें ज्यों की त्यों बना रहता है, ठीक है, नष्ट नहीं होता, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकंड पॉइंट देखो इसमें कि वायुमंडल या पर्यावरण में एकत्र होकर ये प्रदूषक का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों, प्रदूषक का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि नष्ट नहीं होता। मान लो आपने डीडीटी का छिड़काव किए तो ये रासायनिक रूप से इतना स्थायी है कि ये ज्यों की त्यों बना रहेगा, ठीक है, नष्ट ही नहीं होगा, तो प्रदूषक का काम तो ये करेगा। अब प्रदूषक का काम भी किन के लिए करता देख लो, ठीक है। तो एक समय में ऐसा था कि जो बहुत सारे पक्षी थे, ठीक है, या जो मक्खियाँ थी, ठीक है, सॉरी जो मछलियाँ थी, ठीक है, उनके लिए अति विषैला होता है, ठीक है, इनके लिए क्या होता है, ये अति विषैला होता है, क्योंकि उनको खाने के बाद क्या हो रही थी, ये जो पक्षी और मछलियाँ थी ये इनकी डेथ हो जा रही थी। ये था टॉक्सिक का काम कर रहा था उनके लिए, ठीक है। क्यों काम कर रहा था ये, तो बच्चों जो डीडीटी है ना, ये क्या होता है, वसा में विलेय होता है। वसा में कैसा होगा बच्चों, ये विलेय है, ठीक है। अब वसा में विलेय होने के साथ साथ क्या है, अपन ने ये भी देखे कि ये जो रासायनिक रूप से बहुत ज़्यादा स्थायी भी है, ठीक है, मतलब सालों तक ये इसका मतलब अपघटन नहीं होता, ठीक है, अपघटन नहीं होगा तो ज्यों की त्यों रहेगा, ठीक है। अब वसा में विलेय होने के कारण क्या होता है, मान लो किसी जीव जंतु ने इसको खाए, ठीक है, तो ये क्या होता है, जो वसी ऊतक हैं, ठीक है, वहाँ जाके जमा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नष्ट तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है, वहाँ जाके एकत्र हो जाएगा और एकत्र होकर क्या कर देगा, उनको मार देता है, ठीक, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत आईएमपी आप यहाँ पे रख लेना कि खासकर ये मछलियों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है, ठीक है, क्योंकि एक तो पानी में ये क्या है, अपने पढ़े हैं कि अविलेय है जल में, ठीक है। जब जल में ये अविलेय रहेगा तो कण के रूप में, जैसे मान लो ये डीडीटी जल में चला गया तो ये कण के रूप में रहेगा, जिसको मछलियाँ क्या कर लेंगी, ग्रहण कर लेंगी, इसलिए उनके लिए क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा विषैला है और अति घातक होता है। तो ये इसी कारण से बच्चों क्या होता है, जो यूएसए है, अमेरिका है, ठीक है, और अन्य जो यूरोपीय देश हैं, ठीक है, उनने 1973 में डीडीटी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब पशु पक्षियों के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है और लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है, नष्ट नहीं होता, ठीक है। तो इस कारण इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन विश्व के कुछ और देश हैं जहाँ आज भी ये उपयोग हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अगला जो टॉपिक है अपन पढ़ेंगे यहाँ पे BHC के बारे में। ये भी एक 12th का IMP टॉपिक है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है ये, ठीक है।